Students, welcome to the class, and this video is for class 12th. In this video we will discuss about properties of haloalkane and haloarene. So first of all, today's topic of discussion is SN1 and SN2 reactions. SN1 and SN2 रिएक्शन, और आप लोग ये रिएक्शन 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम SN1 और SN2 को देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड कि एल्काइल हैलाइड के रिस्पेक्ट में SN1 और SN2 की क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या पाथवेज हैं, और एल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस में ये अपना सिग्निफिकेंस कैसे दिखाते हैं, ठीक है। एक तो SN1 SN2 की बात है। दूसरा, इसके बाद हम देखेंगे इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन कि इलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। इस इलिमिनेशन रिएक्शन के अंडर में आएगा सेडजेफ रूल। कि सेडजेफ रूल क्या है, ठीक है। सेडजेफ रूल में क्या बताया गया है। नेक्स्ट एक टॉपिक आएगा रिएक्शन विथ मेटल्स कि मेटल्स के साथ रिएक्शन करने पर एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड किस तरह का रिएक्शन देंगे। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट बनेगा जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और स्टूडेंट्स, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ आप प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद आगे के सभी चैप्टर्स में उसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि एल्काइल हैलाइड में रेजोनेंस क्या क्या इफेक्ट जनरेट करता है और इस पे कितने सारे डायरेक्टिंग ग्रुप्स काम करते हैं। कितने सारे डायरेक्टिंग ग्रुप्स यहाँ एल्काइल हैलाइड में काम करते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए और सारी चीज़ों को नोट्स के तौर पे आप अपने पास स्कोर करते चलिए। ओके, सो starts with SN1 and SN2. ओके, सबसे पहले SN1 की बात करते हैं। इसका नाम क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, देखिए यूनिमॉलिक्यूलर का क्या मतलब हुआ। यूनि मीन्स वन, मॉलिक्यूलर मीन्स मॉलिक्यूल, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक मीन्स जो खुद निगेटिव चार्ज का हो, ठीक है, सेल्फ निगेटिव हो। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक्सचेंज, और रिएक्शन मतलब तो आप जानते ही, ठीक है। देखिए यूनिमॉलिक्यूलर का क्या मतलब हुआ। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब हुआ दैट रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन वन molecule of reactant. Rate of reaction only depends on one molecule of reactant. One molecule कहने का मतलब ये नहीं है कि reactant के पास n number of molecule है तो one molecule. One molecule कहने का मतलब है कि अगर more than one reactants हैं, जैसे A plus B plus C combines to give D,
जैसे A प्लस बी गिव C, यहां क्या हो गया, मोर देन वन रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट, 1 और 2, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन एक ही पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो क्या बोला गया कि ये यूनिमॉलिक्यूलर है, ठीक है। तो इस चीज को आज हम समझेंगे कि इसमें क्या होता है, नहीं होता है। आपने ऐसे 11th क्लास में इसको पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे आज। ओके, देन यहां मेरे पास 3 तरह के एल्काइल हैलाइड है। फर्स्ट, सेकेंड and third. Okay, and as you all know, this is 3 degree, this is 2 degree, and this is 1 degree. Okay, and since halogen have more electronegativity value, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है, देन दिस 3 डिग्री विल फॉर्म CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 पॉजिटिव, दिस 2 डिग्री विल फॉर्म CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड H पॉजिटिव, and the 1 degree will form CH3 bond C bond H bond H positive. Now this is 3 degree carbocation, this is 3 degree carbocation, this is 2 degree carbocation, and this is 1 degree carbocation. कार्बोकेटायन जो कि पॉजिटिव चार्ज रखता है, 11th क्लास वाले सब सारी चीजों को याद करो। ये क्या हो गया, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन और ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन। सो स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम फॉर 3 डिग्री, स्टेबिलिटी मैक्सिमम फॉर 3 डिग्री। स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो रहेगा वो होगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। इसलिए पहले लिखने वाली चीज क्या आ गई, SN1 रिएक्शन फेवर्स इन द ऑर्डर ऑफ 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। लिखना आपको सबको है, लेकिन ये क्या है, की नोट्स है आपका, ठीक है। SN1 रिएक्शन का डायरेक्शन 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होगा, 2 डिग्री में उससे कम होगा, 1 डिग्री में सबसे कम होगा। आप ऐसा बोल सकते हैं कि 1 डिग्री में SN1 ना के बराबर होता है, ठीक है। 1 डिग्री में SN1 होता ही नहीं है, 2 डिग्री में थोड़ा होता है, थोड़ा, और 3 डिग्री में बहुत सारा होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसका सबका रीजन क्या है, ठीक है, वो सुनिए। 3 डिग्री कार्बोकेटायन में क्या है कि जो अटैकिंग रिएजेंट आएगा, ठीक है, जो अटैकिंग रिएजेंट आएगा, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं और यहां पे आपको एक रिएक्शन लिख के दिखाता हूं। सपोज इन एनी SN1 रिएक्शन the skeletal reaction will be CH3 whole thrice C bond X plus nucleophile, any nucleophile gives CH3 whole thrice C bond nucleophile plus X negative, ठीक है। अब यहां क्या होगा, 2 स्टेप में रिएक्शन चलेगी, इतना तो हम लोग जानते हैं। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 क्या हो जाएगा, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड X विल गिव CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। CH3 बॉन्ड C बॉन्ड X गिव CH3 कार्बोकेटायन है ये प्लस X नेगेटिव। स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में क्या हो जाता है, स्टेप 2 में हो जाता है कि
ये जो कार्बोकेटायन अभी आपके पास है, इस पर न्यूक्लियोफाइल कंबाइन करता है और क्या बना देता है, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये होता है पूरा SN1 रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए यहां आपके पास क्या है, 2 स्टेप की रिएक्शन मिल गई आपको। ओके, तो क्या क्लियर हुआ कि SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में है। ठीक है, लेकिन जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, इसलिए मैंने यहां पे 3 डिग्री का एग्जांपल लिया है, जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है वो सबसे ज्यादा SN1 दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल इस पर अप्रोच करने के लिए आ रहा है, वो इधर से भी नहीं आ सकता है, इधर से भी नहीं आ सकता और इधर से भी नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि यहां पर ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, हिंड्रेंस हो गया है, बंद हो गए हैं सारे रास्ते। ठीक है, वो कहां से आ सकता है? बस फ्रंट से अटैक कर सकता है। ठीक है, अच्छा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है, क्या है बताइए? sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। पहले क्या था? sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp3। मतलब एक p ऑर्बिटल खाली हो गया, x के निकलने और नए न्यूक्लियोफाइल के आने के बीच में, x के निकलने और नए न्यूक्लियोफाइल के आने के बीच में एक p ऑर्बिटल खाली है। ठीक है जी, उस p ऑर्बिटल को हम ड्रॉ कर लेते हैं, उस p ऑर्बिटल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए देखिए, उस p ऑर्बिटल को अगर हम यहां ड्रॉ करें तो हमें क्या पता है, sp2 जो है वो क्या है? एक प्लैनर स्ट्रक्चर है, मतलब प्लेन में एग्जिस्ट करेगा। तो पहले एक प्लेन बना लेते हैं, ये एक प्लेन है। ठीक है, अब इसमें sp2 को ड्रॉ कर देते हैं, C। ठीक है, क्या हो गया? ऐसा स्ट्रक्चर आता है इसका। ठीक है, यही आता है sp2 का स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लैनर। अब देखिए, इसका एक जो p ऑर्बिटल है वो क्या है? वैकेंट है। ठीक है, अच्छा, ये वैकेंट क्यों है? क्योंकि यहां से कुछ निकल गया है। क्या निकला है? X निगेटिव। ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल यहां से जा चुका है। ठीक है, सपोज दैट कि जो न्यूक्लियोफाइल यहां से निकला था वो यहां लगा हुआ था। ये सपोज करना है, बस ऐसा है नहीं, मैं कह रहा हूं ऐसा सपोज करना है आपको। ये भी हो सकता है कि वो यहां लगा हुआ हो, लेकिन मैं ऐसा मान रहा हूं और आपको ऐसा कह रहा हूं कि आप ऐसा सपोज कीजिए कि वो ऊपर लगा हुआ था। ठीक है, ओके, ये यहां से निकल गया। अब क्या होगा कि जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास, ठीक है, ये जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है ये क्या कर सकता है? 2 तरीके से अप्रोच कर सकता है मॉलिक्यूल को। एक तो डाउनवर्ड तरीके से, दूसरा अपवर्ड तरीके से। एक तो उस रास्ते से जहां पर पहले न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ था, जिसको सब्स्टिट्यूट किया गया, ऊपर से, पहले ऊपर लगा हुआ था तो ऊपर से आ सकता है। दूसरा क्या? उसके ऑपोजिट 180 डिग्री एंगल ऑपोजिट रास्ते से आ सकता है, नीचे से आ सकता है। ठीक है, मतलब देयर इज 2 पॉसिबिलिटीज, देयर इज 2 पॉसिबिलिटीज। इसको मैं क्लियर करता हूं क्योंकि अभी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको मिलेंगी समझने के लिए। C ऐसा हो गया, ये आपका स्ट्रक्चर है। अब क्या है कि यहां पर 2 पॉसिबिलिटी है न्यूक्लियोफाइल के लिए। एक तो वो ऊपर से अप्रोच कर जाए, दूसरा वो अंदर से अप्रोच कर जाए। ठीक है, सपोज हमने क्या करा था कि जो Cl था, ठीक है, वो यहां लगा हुआ था। ये क्या है? ये है Cl निगेटिव। ठीक है, वो ऊपर कहीं लगा हुआ था और अब टूट चुका है। ठीक है, अब वो टूट चुका है, पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, उससे हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल। देखिए अब क्या हुआ कि ये न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है।
तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी दो पॉसिबिलिटीज आ जाएगी। क्या क्या आ जाएगी? पहला, तो जो नया स्ट्रक्चर बने उसमें न्यूक्लियोफाइल का पोजीशन वही हो जो कि पहले क्लोरीन का था, तो उसको क्या बोला जाएगा? रिटेंशन। अच्छा, दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियोफाइल का जो पोजीशन है वो पहले के पोजीशन से सीधा 180 डिग्री चेंज हो गया। देखो, पहले यहां था न्यूक्लियोफाइल, सपोज ये मेरा जो ये वाली उंगली है, ये क्या कार्बन है, बीच वाला कार्बन, और पहले यहां न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ था। लेकिन अब क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल का पोजीशन सीधा उल्टा हो गया, यहां आके लग गया। इसको क्या बोलेंगे? इन्वर्जन। इन्वर्जन। एक चीज क्या हो गई? रिटेंशन, और इसको क्या बोलेंगे? इन्वर्जन। ठीक है, ओके। इसी चीज को आर कन्फिग्रेशन और एस कन्फिग्रेशन भी कहा जाता है, और इसी चीज को डी कन्फिग्रेशन और एल कन्फिग्रेशन भी कहा जाता है। अगर इसको ऑप्टिकली एक्टिव कर दे तो वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, अब क्या बोला गया कि ये जो रिटेंशन है और ये जो इन्वर्जन है, ये दो प्रोसेस हुए। ठीक है, एक्चुअली हम बिलीव ये करते हैं कि रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों को मिक्स करके हमें एक मिक्सचर मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं? रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर, इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। तो देखिए क्या हुआ कि हमने जो क्लोरीन एटम यहां से निकाला था, ठीक है, उसके साथ क्या हुआ कि जब भी SN1 रिएक्शन जब भी मतलब चलेगा, जब भी एग्जिस्टेंस में आएगा, मैं ऊपर एक SN1 लिखता हूं, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 पॉजिटिव प्लस NU निगेटिव, ये हमेशा क्या होगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है? पोलर प्रोटिक और सॉल्वेंट। पोलर का मतलब हो गया जिसमें चार्ज हो, प्रोटिक का मतलब हो गया जिसमें प्रोटॉन हो, सॉल्वेंट का मतलब आप जानते ही हैं। ठीक है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यहां यूज किया गया, तब जाकर यहां क्या बना है आपके पास? यहां पर ये वाला प्रोडक्ट बना है आपके पास जी। ठीक है, CH3 होल थ्राइस, C पे न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है। अगर ऐसे समझने में दिक्कत आती है तो फिर से ऐसे ही लिख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ? जो प्रोटिक सॉल्वेंट आपने यूज किया था उसके पास क्या है? उसके पास प्रोटॉन है, H+ आयन है। ठीक है, किस फॉर्म में है वो देखिए। सपोज दैट आपने वाटर यूज किया यहां पे। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल देख लो पहले। वाटर हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, मिथेनॉल हो सकता है, और एसिटिक एसिड भी हो सकता है, CH3COOH। ठीक है, तो इतने सारे आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो सकते हैं, और भी हैं। ठीक है, फिलहाल आप इतना याद रखिए। अब देखो क्या हुआ कि ये जो हमारा Cl निगेटिव आयन था, ठीक है, Cl निगेटिव का ये जो हमारा आयन यहां पर निकला, ठीक है, उसको निकलते ही, सिंस ये नेगेटिव चार्ज वाला है, इसलिए जितने भी प्रोटिक सॉल्वेंट थे उसने उसको क्या किया? कैच कर लिया। कैसे कैच कर लिया? H बॉन्ड O बॉन्ड H, H बॉन्ड O बॉन्ड H, फिर H बॉन्ड O बॉन्ड H। ठीक है, क्या हो गया? सबने इसको कैच किया हुआ है, तो क्या हो गया? Cl जो है ये क्या है? फ्री करने, मतलब मूवमेंट करने के लिए फ्री नहीं है। ठीक है, ये जो Cl है ये मूवमेंट करने के लिए फ्री नहीं है। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल क्या है? ये नेगेटिव चार्ज का है, क्लोरीन भी नेगेटिव चार्ज का है। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस रास्ते से यहां पहुंचेगा, ऊपर वाले रास्ते से, ठीक है, ये Cl सिंस नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव है, तो यहां पे रिपल्सन होगा। ठीक है, ये Cl भी नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव है, जैसे ये दोनों यहां पे पहुंचते हैं यहां पे रिपल्सन हो जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? फिर वो दूसरे वाले रास्ते से अप्रोच करेगा। ठीक है,
तो मतलब दूसरे वाले रास्ते में कोई दिक्कत ही नहीं है, वो आराम से जा सकता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जो रिटेंशन वाला फैक्टर है, मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू अटैच विद द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकेटायन, सुनिएगा, पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू अटैच विद द sp2 hybridized carbocation in the same place as the previous nucleophile exists is known as retention, and this is always less than 50%। ये क्या होगा, हमेशा ही कम होगा 50% से। ठीक है, अब क्या हो गया, इन केस ऑफ इन्वर्जन, उल्टा कर देंगे अगर उसको, 180 डिग्री घूम गया, ऐसे पहले यहां था, अब क्या हो गया, ऐसे हो गया। इन केस ऑफ इन्वर्जन दिस इज मोर देन 50%। ओके, ये लेस देन 50% है, ये मोर देन 50% है। इन दोनों को मिलाएंगे तो कभी भी रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, लेकिन 100% नहीं बनेगा। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा लेकिन 100% नहीं बनेगा। आइए अब इसी चीज को हम एक दूसरे तरीके से समझते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी के तौर पे समझते हैं। क्या होगा, इस डायग्राम को आप कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि अभी जो मैं एक्सप्लेन करूंगा उसमें इस डायग्राम की आपको दोबारा जरूरत पड़ जाएगी। तो मैं तो बनाऊंगा नहीं, लेकिन आपकी कॉपी में रहेगा तो आपको समझ में आएगी चीजें। देखिए, अभी तो जो हमने रिएक्शन लिखी थी वो ऐसी थी जिसमें हर तरफ CH3 था। अब जो रिएक्शन लिखेंगे वो ऐसा रहेगा, एक तरफ H लगा है, एक तरफ CH3 लगा है, एक तरफ C2H5 लगा है, एक तरफ X लगा है। ठीक है, नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ कार्बन विच हैव ऑल द 4 बॉन्ड अटैच्ड विद आर डिफरेंट, ऑल द 4 वैलेंसी आर डिफरेंट। इसकी जो 4 वैलेंसियां हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, तो क्या बोला गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन को क्या बोला गया, काइरल कार्बन, काइरल कार्बन। अच्छा, अब ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन या काइरल कार्बन ये होते क्या हैं, कहां से आए? ठीक है, तो ये होते ये हैं कि जब इन पर लाइट पड़ती है, सपोज ये कोई लाइट सोर्स है, ये कोई लाइट सोर्स है और यहां से लाइट निकल रही है, और इस ऑप्टिकली एक्टिव, देखिए यहां पे A, B, X, Y 4 चीजें लगी हैं, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। पर अगर जाती हैं इस पर, अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट टकराती है, तो या तो इसको ये लेफ्ट साइड में रोटेट कर देगा या फिर इसको राइट साइड में रोटेट कर देगा। ठीक है, मतलब किसी ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर पे अगर कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट टकराती है तो या तो वो लेफ्ट मुड़ जाएगी या तो वो राइट मुड़ जाएगी। ठीक है, वो सीधे नहीं जा सकती है। एन ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन एंड काइरल कार्बन कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर लेफ्ट और राइट। सपोज ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है तो आइदर लेफ्ट मुड़ जाएगी आइदर राइट मुड़ जाएगी। ओके, तो क्या बोला गया कि ये जो है ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, और इस एक्टिविटी को हमने नाम दे दिया काइरैलिटी। काइरैलिटी, ठीक है, काइरल कार्बन और काइरैलिटी, काइरैलिटी को ही ऑप्टिकल एक्टिविटी कहा गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि अगर हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन ने, हमारे काइरल कार्बन ने अगर लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ा दिया, हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन ने लाइट को अगर लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ा दिया और अगर राइट डायरेक्शन में मुड़ा दिया, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो लेफ्ट के केस में इसको लीवो कहा जाएगा, लीवो रोटेटरी, और राइट के केस में इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए, या तो वो उसको लेफ्ट मुड़ा सकता है या तो उसको राइट मुड़ा सकता है।
इसको बोला गया एल कन्फिग्रेशन, इसको बोला गया डी कन्फिग्रेशन। एंड अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रेसिमाइजेशन, लिखिए अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रेसिमाइजेशन 50% L and 50% D कैरेक्टर, 50% L कैरेक्टर एंड 50% D कैरेक्टर। क्या बोल रहा हूं? L 50% and D 50% will mix together to form a racemic mixture, racemic mixture। अब देखिए क्या हुआ कि एक लाइट आ रही थी, ठीक है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, और इसको क्या हुआ, आधों ने लेफ्ट मुड़ाया, आधे ने राइट मुड़ाया, इसका नेट रोटेशन कितना हो गया? 0। 50% लेफ्ट 50% राइट मीन्स जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा? उसी प्लेन में आएगा जिस प्लेन में लाइट पहले से थी, ठीक है। तो क्या बोला गया कि रेसमिक मिक्सचर में कोई चेंज नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन SN1 SN2 रिएक्शन, SN1 SN2 अभी जो हम SN1 पाथवे जो हमने पढ़ा उसमें हमें क्या मालूम चला कि कभी भी ये 50% नहीं होगा। अगर ये 50% है तो ये 50% नहीं होगा, मतलब दोनों का अमाउंट जो है वो इक्वल नहीं होगा कभी भी। क्यों? क्योंकि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो क्या देता है? वो एक हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्योंकि आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए था कि जब कार्बोकेटायन CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड X जब ये टूटा और नया कार्बोकेटायन बना, प्लस Cl नेगेटिव हो गया, ये हो गया कार्बोकेटायन। और हम अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं? देखिए, और अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल आएगा इस पर अटैक करने के लिए। अरे क्यों आएगा भाई? ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, यही नहीं अटैक कर देगा इस पे? जब टूट गया ये पॉजिटिव निगेटिव, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का दो ऑपोजिट पोल्स के बीच में, तो यही वाला यहां अटैक नहीं कर देगा? अलग से न्यूक्लियोफाइल लाने की क्या जरूरत है? तो जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये प्रोटिक सॉल्वेंट जो था उसने इस Cl माइनस को कैच कर लिया, ठीक है। इसके ऊपर एक लेयर बन गई प्रोटिक सॉल्वेंट की, ठीक। लेकिन Cl माइनस का चार्ज कहीं नहीं गया, वो अभी भी माइनस है, तो वो दूसरे माइनस को रिपेल जरूर करेगा। और रिपेल करने का नतीजा क्या हुआ कि 50 और 50% का रेशियो नहीं आया कभी भी। लेस देन 50% और मोर देन 50% का रेशियो, बट नॉट 100%, ठीक है। रेसिमाइजेशन होगा लेकिन 100% नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द SN1 थ्योरी ऑफ एल्काइल हैलाइड रिएक्शन, ठीक है। अब चलते हैं SN2 की तरफ। SN2 की तरफ, अच्छा, SN1 जब हम पढ़ ही रहे हैं तो एक बात मैं आपको और बता दूं। ऐसे ये बातें आपको पहले से पता होंगी क्योंकि आपने 11th पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो ये क्या है कि जो CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 पॉजिटिव प्लस न्यूक्लियोफाइल, ये हमारा सेकेंड स्टेप था और हमारा फर्स्ट, ठीक। लेकिन Cl माइनस का चार्ज कहीं नहीं गया, वो अभी भी माइनस है, तो वो दूसरे माइनस को रिपेल जरूर करेगा। और रिपेल करने का नतीजा क्या हुआ कि 50 और 50% का रेशियो नहीं आया कभी भी। लेस देन 50% और मोर देन 50% का रेशियो, बट नॉट 100%, ठीक है। रेसिमाइजेशन होगा लेकिन 100% नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द SN1 थ्योरी ऑफ एल्काइल हैलाइड रिएक्शन, ठीक है। अब चलते हैं SN2 की तरफ। SN2 की तरफ, अच्छा, SN1 जब हम पढ़ ही रहे हैं तो एक बात मैं आपको और बता दूं। ऐसे ये बातें आपको पहले से पता होंगी क्योंकि आपने 11th पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो ये क्या है
कि जो CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 पॉजिटिव प्लस न्यूक्लियोफाइल, ये हमारा सेकेंड स्टेप था। और हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था? CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड X विल गिव CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। देखिए पहला स्टेप क्या है कि यहां पर कार्बोकेटायन बन रहा है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डिस्कस की जा रही है और उसी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर सकता है, क्योंकि ऑल दीज डिपेंड्स ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस सेंट्रल कार्बन विच इज sp2। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस स्टेप में काम बहुत ज्यादा है, इस स्टेप में काम बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसी स्टेप में सबकी रिएक्टिविटी और एबिलिटी टू रिएक्ट ये सब टेस्ट हो रहा है, तो इसको क्या बोला गया? स्लोवेस्ट स्टेप। ठीक है, एंड रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी SN1 रिएक्शन रेट डिपेंड्स अपॉन द स्लोवेस्ट स्टेप। ठीक है, वो हमेशा अपने स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इस एक चीज को आप याद रखिएगा। अच्छा, अब चलिए यहीं से डिफरेंस स्टार्ट होता है SN1 और SN2 का। SN1 और SN2 का जो रियल डिफरेंस है वो यहीं से स्टार्ट होता है। अच्छा, SN2 क्या है? CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड X। अच्छा, ये तो 3 डिग्री बना दिए, यहाँ 1 डिग्री बनाता हूँ पहले, नहीं तो फिर से SN2 होने लगेगा, सॉरी SN1 होने लगेगा। ये 1 डिग्री कार्बन बन गया, इस पे क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ। ठीक है, तो एक इंटरमीडिएट पोजीशन बन गई। ठीक है, कैसी? C और यहां पर H बॉन्ड CH3 बॉन्ड H, और यहां पर एक डॉटेड लाइन से X भी जुड़ा हुआ है और एक डॉटेड लाइन से न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ा हुआ है। इसका ये मतलब कहीं से भी नहीं है कि कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, ये तो इम्पॉसिबल बात है, हो ही नहीं सकता है। ठीक है, मतलब ये है कि कार्बन के जो 4th बॉन्ड जिसमें कि न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है, प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, वो क्या हो गया? वो ब्रेक होने लगा, और जो न्यूली एडमिटेड न्यूक्लियोफाइल है उसका बॉन्ड जो है वो फॉर्म होने लगा। ठीक है, तो अब क्या है कि एक बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है, एक बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है, इसको क्या बोला गया? इंटरमीडिएट स्टेप। एंड दिस इंटरमीडिएट स्टेप विल डिसाइड द प्रोडक्ट एंड द टाइम टू जनरेट द प्रोडक्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन। इसी को ना बोला गया रेट ऑफ रिएक्शन, कि कितना टाइम लगा पूरे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने में। ठीक है, सो द इंटरमीडिएट स्टेप विल डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, सो दिस विल डिसाइड द प्रोडक्ट फॉर्मेशन रेट। ना प्रोडक्ट तो यही होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हमें कराना ही है, तो प्रोडक्ट तो यही होगा हमारे पास। ठीक है, X नेगेटिव बाहर निकल गया, लेकिन इस इंटरमीडिएट पर ही हमारा सब कुछ डिपेंड करेगा। ठीक है, और इसमें एक ही स्टेप होती है, इसको बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। बाईमॉलिक्यूलर का क्या मतलब हो गया? बाईमॉलिक्यूलर केमिस्ट्री में जो बाई का वर्ड है वो 2 के लिए यूज किया जाता है। मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक मतलब कोई भी ऐसा जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या हो गया? फिर से एक्सचेंज और रिएक्शन, मतलब नेगेटिव चार्ज के एक्सचेंज रिएक्शन में, मतलब नेगेटिव चार्ज के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो रेट है वो 2 मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा। और वो 2 मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? प्री एग्जिस्टिंग अल्काइल हैलाइड एंड न्यूली एडमिटेड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसको क्या बोला गया? अटैकिंग ग्रुप, अटैकिंग ग्रुप। और इसको क्या बोला गया? लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप।
और इसके बारे में हमें दिखता कहाँ है, यहाँ दिखता है इंटरमीडिएट स्टेप में। एक ग्रुप अंदर जा रहा है, दूसरा बाहर निकल रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है, दूसरा टूट रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट SN1 एंड SN2 कैरेक्टराइजेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। और बहुत जल्दी आपको ये वीडियो YouTube पर भी दिखाई देगी, रिवीजन आप वहां से भी कर सकते हैं। ओके, दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, देखिए एलिमिनेशन का क्या मतलब हुआ। एलिमिनेशन का मतलब हुआ किसी को निकाल देना। ठीक है, परमानेंटली डिसमिस। ठीक है, जैसे कि सपोज CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, अगर मैं यहां से 2 हाइड्रोजन निकाल लूं, अगर मैं यहां से 2 हाइड्रोजन निकाल लूं तो क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। या तो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा या तो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा। ठीक है, कभी भी हाइड्रोजन ऐसा नहीं कि एक यहां से निकल गया, एक यहां से निकल गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कभी भी 2 एडजेसेंट कार्बन आपस में रिएक्टिविटी टेस्ट करते हैं, कभी भी 2 एडजेसेंट कार्बन आपस में रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, इसीलिए हमेशा एडजेसेंट कार्बन से ही कोई चीज इलिमिनेट होती है। ठीक है, कोई चीज निकलती है। अगर एल्काइल हैलाइड में हम इसका एग्जाम्पल पढ़ें, अगर एल्काइल हैलाइड में हम इसका एग्जाम्पल पढ़ें तो क्या हो गया, जैसे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2X। ठीक है, इस चीज को हम ड्रॉ भी कर लेते हैं। CH3 H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड X। अब देखिए हुआ क्या कि ये जो X यहां लगा है, ठीक है, ये जो X यहां लगा है, ये क्या करेगा कि इसके पास वेरी हाई -I इफेक्ट दिखाने की टेंडेंसी है। ये जो H यहां लगा है, इसके पास बहुत सॉरी ये जो X यहां लगा है, ठीक है, X, और X इज इक्वल्स टू हैलोजन। ठीक है, सपोज हम क्लोरीन ले लेते हैं यहां पे। ठीक है, हम अगर क्लोरीन यहां ले लें तो ये बात सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो ये जो X यहां लगा है, इसके पास क्या है, बहुत ज्यादा -I इफेक्ट है। ठीक है, मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी रखता है, वो किसी कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ऐसी रिएक्शन हो गई जी। ठीक है, ये हाइड्रोजन इस बॉन्ड पे चला गया, ये वाला बॉन्ड, और ये इधर चला गया, तो 2 चीजें फ्री हो गई। क्या क्या हो गया फ्री, CH3 बॉन्ड CH, यहां डबल बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड बॉन्ड CH2 प्लस X निगेटिव तो निकला ही, साथ साथ यहां से एक H पॉजिटिव भी निकला जिसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है। X निगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये दोनों मिलाए क्या बनाएंगे, HX। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकल गए। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया, इस रिएक्शन का नाम हो गया डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, केमिस्ट्री में ये जो D का वर्ड है, ये बॉन्ड के टूटने से रिलेटेड है। ठीक है, डिसोसिएशन से। तो यहां डिसोसिएशन हुआ है तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन नाम दे दिया गया इसको। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ कि एक नया रूल आया, सेडजेफ रूल। ठीक है, सेडजेफ रूल ने कुछ नई चीजें बताई। ठीक है, बोला कि अभी तो ठीक है, ये जो एग्जांपल लिए यहां तक तो ठीक है। ठीक है, डबल बॉन्ड हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही बनेगा। इसका नाम आप क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे प्रोपवनीन, प्रोपीन। ठीक है, या तो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा या स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा।
इसका नाम भी प्रोपीन, उसका नाम भी प्रोपीन, इसका नाम भी प्रोपीन होगा। ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड की एक ही पोजीशन है। लेकिन अगर कोई ऐसा कंपाउंड ले आए जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करने से IUPAC नेम अलग अलग हो जाएगा, तो ठीक है, मतलब दो पॉसिबिलिटी आ जाएगी, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इसके लिए एक रूल आया, सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल। अच्छा, सेडजेफ रूल ने क्या बोला कि सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पे हमने लगा रखा है क्लोरीन। ठीक है, यहां पर हमने क्या लगा दिया जी, क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, अब देखो इसका नाम पहले लिखेंगे, क्या होगा नाम, इसका नाम होगा 1 2 3 4 5 पेंट, सॉरी 2 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन। ठीक है, अभी इसका नाम है रिएक्टेंट के तौर पे। अगर इसमें इलिमिनेशन रिएक्शन करा देते हैं, अगर इसमें इलिमिनेशन रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है, मतलब -HX, ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी बन जाती है। क्या क्या, पहला रिएक्शन ये हो सकती है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। मतलब एक बार पॉसिबिलिटी क्या हुई, यहां से क्लोरीन निकला और इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकला। ठीक है, दूसरी क्या पॉसिबिलिटी हो गई, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो गई कि क्लोरीन तो यहां से निकला लेकिन हाइड्रोजन यहां से निकला। ठीक है, मतलब यहां पे अलग कंपाउंड बन रहा है, यहां पर भी अलग कंपाउंड बन रहा है। इसका नाम क्या है, पेंट 1-इन। इसका नाम क्या है, पेंट 2-इन। पेंट 1-इन एंड पेंट 2-इन बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड। सो अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल, पेंट 2-इन द मेजर प्रोडक्ट, पेंट 2-इन इज द मेजर प्रोडक्ट एज कंपेयर टू द पेंट 1-इन विच इज माइनर प्रोडक्ट। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो गया, क्यों हो गया, इसलिए क्योंकि सेडजेफ रूल ने बोला कि इन केस ऑफ एन एल्कीन, इन केस ऑफ एन एल्कीन, द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, the number of alkyl group attached with the carbon involved in double bond। क्या बोला गया कि जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना है, जिन दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड बना है, उस पर कितने सारे एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये बात तय करेगी कि कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा। तो पेंट 1-इन में जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है उसके एक ही साइड में एल्काइलेशन हो रहा है, उसके एक ही साइड में कार्बन 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 जुड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन पेंट 2-इन में क्या है, जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है वो बोथ साइड से कार्बन से घिरा हुआ है। जितनी ज्यादा साइड से वो कार्बन से घिरा रहेगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उसमें। ठीक है, एल्काइल ग्रुप से का जितना ज्यादा क्राउड यहां पे प्रेजेंट है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो ये क्या है, ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है। इतनी बात थी इलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड में, जो कि गवर्न होती है सेडजेफ रूल से। ठीक है, अगली में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ
मेटल। देखिए बेटा, आपको ये चीज पहले मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपको बता दिया था, ये कि जो दूसरा लेक्चर है प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन का, कि जब हेलो एल्केन CH3X, ठीक है, क्या करेगा, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये डबल लेंथ का हो जाएगा, CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है। और इसको नाम क्या दे दिया हमने कि ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे और इसको बोलेंगे वुर्ज रिएक्शन, ठीक है। आज हम इसकी और भी क्वालिटीज को पढ़ेंगे वुर्ज रिएक्शन की, लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि अगर एल्काइल हैलाइड किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन सकता है। देखिए, सपोज दैट हमने बनाया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, ठीक है, ये क्या हो गया, RX का एग्जाम्पल है एल्काइल हैलाइड का, ठीक, प्लस इसकी रिएक्शन हमने करा दी मैग्नीशियम मेटल के साथ प्लस Mg, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि मैग्नीशियम एक डाईवेलेंट मेटल है, 2 वैलेंसी है उसकी, ठीक है, उसकी वैलेंसी क्या है +2। तो अब क्या है, यहां पर एक खास प्रोडक्ट बनता है RMgX, RMgX। तो यहां क्या बन जाएगा, CH3 CH2 MgX, इसको बोला गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अच्छा, ग्रिग्नार्ड एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने जब पीएचडी करी तो उन्होंने अपनी पीएचडी में यही चीज बनाया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और बाय लक ये चीज इतनी ज्यादा एडवांस और इतनी ज्यादा यूजफुल निकली कि इससे आप ऐसा समझ लो कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, कुछ भी, बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है इसकी, और हम इसको बहुत दूर तक पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। इसलिए ये रिएजेंट काफी फेमस हुआ और इसको जो ग्रिग्नार्ड थे उनके ही सम्मान में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाम दे दिया गया, ठीक है। अब देखिए इसका नाम क्या हो गया, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सॉरी हैलाइड, अगर यहां Br लगा होता तो इसका नाम दे देते हैं हम ब्रोमाइड। तो सबसे पहली रिएक्शन तो हम मेटल के साथ ये याद रखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम मेटल, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन हम क्या याद रखेंगे, व्हेन एल्काइल हैलाइड और यू कैन से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल in presence of dry ether, react with sodium metal in presence of dry ether, then it will form carbon chain of double length, means यहां क्या है, मिथाइल क्लोराइड है, अगर जैसे CH3Cl इसका रिएक्शन अगर करा देंगे सोडियम के साथ और 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे मिथाइल क्लोराइड का, तो यहां क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड CH3, इट मींस इथेन बन गया यहां पे, ठीक है। तो इस रिएक्शन का हम यूज कहां करेंगे, जहां हमें कार्बन चेन को डबल करना होगा, ठीक है। हेलो एल्केन की कोई कार्बन चेन है उसको हमें डबल करना है, तो वहां पर हम इस रिएक्शन का यूज करेंगे, और इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया, वुर्ज रिएक्शन, वुर्ज रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अब आइए एक रिएक्शन आपको दिखाते हैं एराइल हैलाइड का, मतलब अगर रिंग साइक्लिक हो जाएगी तो कैसा रिएक्शन होगा। देखो बेटा, अगर रिंग साइक्लिक हो जाएगी तो क्या होगा, जैसे सपोज ये है, दिखाई दे रहा होगा, सपोज ये है, ये बेंजीन रिंग है, इसके यहां हमने लगा दिया X, ठीक है। अच्छा, और इसके ले लिया हमने 2 मॉलिक्यूल, मतलब दूसरा भी बेंजीन रिंग होगा और दूसरे पर भी X लगा है,
ठीक है, एंड बोथ एक्स आर सेम, बोथ एक्स आर सेम, रिएक्ट टुगेदर इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर। ठीक है, दोनों को एक साथ रिएक्ट कराते हैं सोडियम मेटल और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो बनता क्या है, बनता है ये, इसको क्या बोला गया, बाईफिनाइल, इसका नाम हो गया बाईफिनाइल, नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, व्हेन एराइल हैलाइड, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, ठीक है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एराइल हैलाइड रिएक्ट टुगेदर, दे विल फॉर्म, और यू कैन से द रिंग्स गेट अटैच्ड टुगेदर, the rings get attached together. If chlorobenzene and chlorobenzene will react together in presence of sodium metal and dry ether, they will form biphenyl, they will form biphenyl. इसको बोला गया फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, ठीक है, इसको क्या बोला गया, फिटिग रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, एक हमने पढ़ लिया वुर्ज रिएक्शन, एक हमने पढ़ लिया फिटिग रिएक्शन, अब एक आता है वुर्ज फिटिग रिएक्शन, आधा उस वाले का वुर्ज का, आधा फिटिग का, दोनों मिला देंगे क्या हो जाएगा, वुर्ज फिटिग रिएक्शन। वुर्ज फिटिग रिएक्शन कैसा होगा, ऐसा, पहले फिटिग रिएक्शन को लिख लेंगे, उसके बाद वुर्ज फिटिग पे आएंगे। देखिए वुर्ज फिटिग रिएक्शन में क्या बोला गया, व्हेन एल्काइल हैलाइड CH3X, एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है और ये क्या है, एराइल हैलाइड है, बोथ रिएक्ट टुगेदर, देन दे विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, और आप इसको यहां भी लगा सकते हैं। ठीक है, आई स्ट्रक्चर लाइक एल्काइल एराइल स्ट्रक्चर बनाएगा। जब एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड के साथ मिक्स कर देंगे तो क्या बना देगा, एल्काइल एराइल स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा, ये एल्काइल एराइल स्ट्रक्चर क्या है, इसका तो नाम होता है टाउलिन, टाउलिन। ठीक है, अच्छा, इसका यूपीएससी नेम क्या है, मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, लेकिन ये ज्यादा फेमस है टाउलिन के नाम से, इंडस्ट्रियल नेम है उसका टाउलिन। ठीक है, तो ये क्या बात हो गई, ये तीन चीजें हो गई। पहला क्या, रिएक्शन विथ मेटल व्हेन इट फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देन रिएक्शन ऑफ टू एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर, देन इट विल फॉर्म carbon chain of double length, then it is Wurz reaction. Then next one is Fittig reaction and this one is Wurz Fittig reaction. Okay. रेजोनेंस कंसेप्ट क्या कहता है, एल्काइल हैलाइड का जो रेजोनेंस कंसेप्ट है वो क्या कहता है, अब हम इस पे बात करेंगे। देखिए रेजोनेंस, ठीक है, पहले फटाफट से एक क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस बना लेते हैं। ठीक है, देखो इस पे क्या है, इतने सारे बॉन्ड लगे हैं कि डबल बॉन्ड यहां गया और ये यहां आ गया, क्या बन गया, इस पे डबल बॉन्ड आ गया, C पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, ये ऐसे हो गया, फिर ये यहां मूव करेगा, ये यहां मूव करेगा, क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, Cl पे पॉजिटिव चार्ज है, दो लोन पेयर है, पाई बॉन्ड यहां बन गया, पाई इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, ये यहां है, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, यहां कार्बन पेयर आ गया, क्या बन गया,
नाउ दिस इज पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव चार्ज, here is the new pi bond, here is the new pi bond. Okay, now the last step, this pi electron get transferred to the carbon carbon bond and this double bond now donated to the chlorine. So the final structure will be like this, Cl double bond double bond double bond. देखिए कहने का क्या मतलब है, जो हमारा स्टार्टिंग स्ट्रक्चर था वो ऐसा था, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड Cl, ठीक है। देखिए इन दोनों स्ट्रक्चर्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, पाई बॉन्ड का इंटरचेंज हो चुका है। पाई बॉन्ड जो है वो यहां से यहां शिफ्ट हो गया, यहां से यहां शिफ्ट हो गया और यहां से यहां शिफ्ट हो गया। क्या हो गया, डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकेलाइजेशन, ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। अब क्लोरोबेंजीन के रेजोनेंस में हमें ये बात समझ में आती है कि इसका जो ये ऑर्थो पोजीशन है और ये जो इसका पैरा पोजीशन है, यहां पर क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आकर रुकती है। पाई इलेक्ट्रॉन जिसके कारण डीलोकेलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, उसकी जो डेंसिटी है वो वहां आकर रुकती है, ठीक है। तो मतलब कि अगर इसमें SN2 रिएक्शन कराया जाए, सॉरी इसमें अगर SN1 रिएक्शन कराया जाए तो क्या होगा, यहां ये चीज पॉसिबल होगी, SN1 रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, ओके। अब देखिए इस ऑर्थो पोजीशन पे, इसको बोला गया ऑर्थो पोजीशन, इसको बोला गया पैरा पोजीशन, ठीक है, ओके। मतलब क्लोरोबेंजीन में जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है वो क्या है, वो ज्यादा रिएक्टिव पोजीशन है एज कंपेयर टू द मेटा पोजीशन, एज कंपेयर टू द मेटा पोजीशन। क्यों भाई, वहां इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, वहां इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है, ओके। अब देखिए और सारी चीजों को आप नोट डाउन करते रहिए। अब देखो क्या हुआ कि हमारे पास एक क्लोरोबेंजीन है और OH नेगेटिव इस पर रिएक्ट करने के लिए आया हुआ है। मतलब जो अटैकिंग रिएजेंट है दैट इज OH नेगेटिव, और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर का है, ठीक। अच्छा, रिएक्शन क्या होगी, ठीक है, रिएक्शन तो ये हो जाएगी Cl और OH दोनों यहीं लगेंगे, ठीक है, ओके। लेकिन कंपाउंड में रेजोनेंस होगा, लेकिन कंपाउंड में क्या होगा, रेजोनेंस होगा। कैसे होगा, ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक करके यहां आएगा, ठीक है। मतलब यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, बाकी सब ऐसा ही है, ठीक है। अब देखो जब यहां पाई इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट करेगा, ठीक है। अगला एग्जांपल क्या होगा, सॉरी अगला फिगर क्या होगा, Cl डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड, ठीक है, ओके। नाउ दिस पाई इलेक्ट्रॉन forms a new pi bond and this pi bond forms a new pi electron। तो अब क्या बन गया, ये आ गया यहां पर, यहां एक नया डबल बॉन्ड बन गया, यहां डबल बॉन्ड बन गया, Cl
and OH, Cl and OH. Okay, now this pi electron donates here and it removes the chlorine atom. ठीक है, क्या हुआ, उसने वहां डोनेट करा और क्लोरीन को बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या हमारे पास, तो बचा हमारे पास ये OH. ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो एग्जाम्पल हो गया SN1 रिएक्शन का. ठीक है, ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया. ठीक है, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है और ये सब इंटरमीडिएट बनाए जा रहे हैं. ठीक है, अच्छा अब देखिए, अगर क्या किया जाए कि इसी कंपाउंड को हम ऑर्थो या पैरा में डिसाइड कर दें. मतलब मान लीजिए हमने इसको ऑर्थो नाइट्रो कर दिया. ठीक है, यहां पर एक तो आप ये वाला फिगर बनाएंगे, ये अलग कंसेप्ट है. अब जो बता रहा हूं वो एक अलग कंसेप्ट होगा. ठीक है, देखिए यहां पर आपने NO2 ग्रुप लगाया हुआ था. सपोज दैट रिएक्टेंट ऐसा था, यहां पर भी NO2 लगा रहेगा. NO2 तो कहीं जाएगा नहीं, यहां पर भी लगा हुआ है और यहां पर भी लगा हुआ है. एक तो ये फिगर बन गया आपके पास. ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आ गई आपके पास कि NO2 ऑर्थो पे नहीं है, पैरा पे है. ठीक है, NO2 जो है वो पैरा पे है. अच्छा, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या आ गई, NO2 जो है मेटा पे है. देखिए, इन ऑल द थ्री पॉसिबिलिटीज, 2 इसको लिखिए एंड 3 इसको लिखिए. ठीक है, 1, 2 and 3. In all the three possibilities, when NO2 combines with ortho, para and meta, then in case of ortho and para, the -I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एनोट्रोप, हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, रिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेता है. ठीक है, ऑलवेज show the electron density at ortho and para position only. In case of substitution at ortho, meta and para position with NO2, the electron density present at ortho and para position but not at meta position. लेकिन मेटा पोजिशन तो कुछ नहीं है. देख लीजिए, ये ऑर्थो है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, ये पैरा है, यहां इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी मेटा पर पहुंचा ही नहीं. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, NO2 ग्रुप इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. ठीक है, ये मेटा डायरेक्टिंग नहीं होगा, ये हमेशा ऑर्थो पैरा पे काम करते रहेगा. ठीक है, ओके. अब देखिए क्या हुआ कि हमने ये तो पढ़ लिया कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या हो गया, मेटा डायरेक्टिंग क्या हो गया. ठीक है, अब हम इस पे बात करेंगे कि अगर हमारे पास क्लोरोबेंजीन है और हमने इसको HNO2 कंसंट्रेटेड से रिएक्ट करा दिया और एक बार हमने इसको रिएक्ट करा दिया HNO2 डाइल्यूट से, तो क्या क्या आएंगे प्रोडक्ट. तो इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड वी गेट हाईली नाइट्रेटेड प्रोडक्ट, जिसमें NO2 बहुत ज्यादा घुसे हुए हैं, कूट कूट के भर दिया आपने NO2 को. यहां क्या है, आपको ऐसा NO2 मिलेगा. ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास दो नाइट्रेटेड प्रोडक्ट हैं, दिस वन इज NO2
एंड वन स्ट्रक्चर लाइक दिस। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल है ये वाला ग्रुप। क्यों? ये भी माइनस आई देगा रिंग को, ये भी माइनस आई देगा रिंग को, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो पैरा वाला हमेशा क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट। ऑर्थो वाला होगा माइनर प्रोडक्ट। ये हमेशा मेजर होगा, ये हमेशा माइनर होगा। ठीक है, इस रिएक्शन को हमने क्या बोला? नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में आपके पास 2-4 चीजें बच गई। क्या क्या बच गया? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, सल्फोनेशन, क्लोरीनेशन। अच्छा, नाइट्रेशन तो आज पूरा हो गया। तो इतनी चीजें आपके पास बची हैं। बाकी हमने अभी तक एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा डिटेल में कवर कर ली। ओके गाइज, हैव अ गुड लक एंड गुड डे।